आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। गोपालगंज से इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई है। 20 से अधिक श्रद्धालु घायल हुए हैं। सदर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। अरार मोड़ के पास NH-27 पर यह गंभीर हादसा हुआ है। बरौली जा रही थी यह बस और मेला घूमने निकले थे श्रद्धालु, जो बस पलट गई और 20 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सदर अस्पताल में 20 घायलों को भर्ती कराया गया है। गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर। हम लोग वहीं पे अरार मोड़ के पास मेरा घर है और वहीं पे हम लोग थे। काफ़ी मात्रा में यहाँ पे श्रद्धालु थे उस बस में, और बस जैसे पलटा हम लोग वहाँ से पिकअप करके उन लोग को ऑटो से यहाँ पे सदर अस्पताल में लाए और यहाँ पे इलाज चल रहा है बढ़िया से। नहीं उतना ओवरलोड नहीं था, बल्कि मेला है तो भीड़ तो चलवे करेगा उसमें। और बात अब सियासत की, तो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों जन सुराज यात्रा पर हैं। लोगों से मिल रहे हैं, अपनी यात्रा का मकसद बता रहे हैं। लोगों से संवाद के दौरान पीके ने वो राज खोला जो अब तक किसी को पता नहीं था। वो सियासी राज क्या है, ये हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों जन सुराज यात्रा पर हैं। दो अक्टूबर से शुरू हुई प्रशांत किशोर की पदयात्रा पश्चिमी चंपारण के जमुनिया पहुंची, जहां प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और अपनी मुलाकात का हर वो राज खोला जो अब तक रहस्य बना हुआ था। 10-15 दिन पहले भी मीडिया में खबर आई रहे, नीतीश जी बोले तुम अपना घर है। भैया आप तो हमारे उत्तराधिकारी हैं, काहे नहीं सब कर रहे हैं, आइए हमारे पार्टी में नेता बन जाइए। उनका बात सुने, बहुत लोग हमको गाली लिख के भेजा, भैया काहे जा रहे उससे मिलने। इसलिए मिलने गए कि मिलकर उनको बताया कि कितना भी बड़ा प्रलोभन दीजिएगा, जनता से एक बार वादा जो कर दिए हैं उससे पीछे नहीं हटेंगे। सटीक राजनीति से सत्ता की गारंटी दिलाने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब खुले तौर पर सक्रिय राजनीति में कदम रख चुके हैं और बयानों से इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। हमको समझ रहा है क्या कि धतिया देंगे, हम धतियाने वाले हैं, बढ़िया बढ़िया आदमी का नाक में दम कर देंगे। ये अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन के बहुत होशियार बन रहे हैं। 15-14 में चुनाव हार गया तो दिल्ली आया मेरे पास पूछने के लिए, चलिए हमारी मदद कीजिए। महागठबंधन बना के सरकार जिताने में हम लोगों ने कंधा लगाया, अब वह बैठ के हमको ज्ञान दे रहा है। अभी 10-15 दिन पहले आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से घर पर बुलाकर बोले कि आइए हमारा पार्टी लीड कीजिए। हमने कहा नहीं हो सकता है। अभी दरअसल जन सुराज यात्रा शुरू होने से पहले नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की गुप्त मुलाकात हुई थी, जिसके बाद अलग अलग राजनीतिक कयास लगाए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार और पीके की जोड़ी देखने को मिलेगी, लेकिन सभी अटकलों को खारिज करते हुए प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि पीके का लक्ष्य बड़ा है और लड़ाई लंबी है। न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। प्रशांत किशोर के बयान पर बिहार की सियासत भी गर्म है। बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के नेताओं ने प्रशांत किशोर पर तंज कसा है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी दोनों आपस में मिले हुए हैं और ये लोग जनता को भरमाने के लिए ये अपना जो है आडंबर फैलाए हुए हैं। वो इवेंट मैनेजमेंट के द्वारा पूरे बिहार में घूम घूम करके जनता को भरमाने का काम कर रहे हैं। ये दोनों जो हैं सियासी कलाकार हैं, ये कुर्सी के लिए बेचैनी है और आपस में कुर्सी के लिए ही ये दोनों कलाकारी कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी उलट कभी पलट। प्रशांत किशोर जी की पहचान एक प्रोफेशनल, एक बिजनेसमैन के रूप में है, जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया है, विभिन्न दलों के लिए काम किया है, पैसा कमाया है। राजनीति में उनकी कोई हैसियत नहीं है। अब पदयात्रा पर निकले हैं तो पूरे बिहार में घूमकर नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखिए। और नीतीश कुमार जी आपको क्यों भला अपना उत्तराधिकारी बनाने लगे? आप में क्षमता ही क्या है? आप तो याचना करने गए थे,
याचना स्वीकार नहीं हुई तो अनाप शनाप बयान देने लगे। खैर, आपकी बातों पर भरोसा कौन करेगा? आपकी बातों को सुनने के लिए बैठा ही कौन है? देखिए, जिस तरह से आम जनों ने प्रशांत किशोर को नकार दिया है, उसके बाद से कहीं ना कहीं वो अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर के राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता उनके उद्देश्य को समझ रही है। उनका उद्देश्य है बिहार में कहीं ना कहीं जो परसेप्शन की राजनीति करने वाली पार्टी है, जो बेरोजगार हो चुकी है, उसके लिए वो बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन उनके द्वारा चाहे जितना भी प्रयास कर लिया जाए, वो सफल नहीं होगा। बिहार में नगर निकाय चुनाव पर रोक के बाद अब सियासी रार शुरू हो चुकी है। पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। निकाय चुनाव को स्थापित करने की नौबत क्यों आई और इसे लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है, जबकि सत्ता पक्ष बीजेपी को निशाने पर ले रहा है। वेटिंग से 6 दिन पहले निकाय चुनाव पर रोक। अब सुप्रीम लड़ाई लड़ेगी बिहार सरकार। नगर निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को रोक लगाई थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। यह सुविचारित निर्णय है सरकार का, क्योंकि जैसा निर्णय आया है कि जो अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीटें हैं, उसको अनारक्षित बना के चुनाव कराए जाए, ये तो बिल्कुल अति पिछड़ों के साथ नाइंसाफी होगी। फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार में निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया गया। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर आरक्षण के नियमों के साथ खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया है। आदेश से साफ है कि नीतीश कुमार की सरकार गैर कानूनी रूप से काम करती है। उनकी सोच में कभी पिछड़ों और विशेष रूप से अति पिछड़ों को आरक्षण का लाभ इन चुनाव में देने का नहीं था। इस बार नीतीश कुमार जी के मन में शुरू से बेईमानी थी और इसीलिए हमारे बार बार अनुरोध करने के बाद भी नगर निकाय में यह अधिकार जो प्रतिनिधि थे उनको नहीं सौंपा गया। ये सरकार बिना जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला जब चल रहा था गंभीरता से लेनी चाहिए थी, और इसको जब तक अस्थायी निदान और निर्देश का पालन नहीं होता है नहीं करना चाहिए था। हड़बड़ी में ये गड़बड़ी हुआ है। और दरअसल मंगलवार को पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के लिए 20% आरक्षित सीटों को जनरल कर नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करें। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को कहा गया था कि मतदान की तारीख आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। इस फैसले के बाद चुनाव आयोग ने 10 और 20 अक्टूबर को होने वाली नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया। पटना से न्यूज 18 के लिए धर्मेंद्र कुमार, अमित कुमार और शैलेंद्र की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार में बयानबाजी तेज है। बीजेपी चुनाव टलने के लिए सीधे तौर पर बिहार सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। वहीं जेडीयू ने बीजेपी को आरक्षण विरोधी करार दिया। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि कोर्ट ने आयोग बनाने का आदेश महाराष्ट्र के मामले में दिया था। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने पत्रकारों से कहा कि पता कर लीजिए कि इस मामले में पिटीशनर कौन है और कोर्ट के फैसले पर कौन जश्न मना रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आयोग बना के आयोग बनाइए, और इसलिए आयोग नहीं बनाने के कारण ये बात हुई। अब बुद्धि कहीं बाजार में उधार मिलता है कि बिकता है कि उनको दे दिया जाए। अरे आयोग बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है महाराष्ट्र के मामले में। एनालिसिस करने की बात जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं और आयोग बनाने की बात कर रहे हैं, उससे बिहार के एक्ट का कोई लेना देना नहीं। बिहार का एक्ट तो 2006 और 2007 का है। जो पेटिशनर है इस केस का, जरा आप लोग अपने स्रोत से भी पता कीजिएगा कि कौन पेटिशनर है, किसके पेटिशन के कारण कोर्ट ने इस तरह का निर्णय दिया। आपको पता चल जाएगा
कि भारतीय जनता पार्टी का क्या लिंक है उससे। आज रुका है रिजर्वेशन, इसके लिए सबसे ज्यादा सेलिब्रेट कौन कर रहा है? आप बीजेपी नेताओं के घर में व्यक्तिगत रूप से जाइए तो पता चल जाएगा कि आज कौन सेलिब्रेट कर रहा है इस बात को लेकर। और एक बड़ी खबर आ रही है समस्तीपुर से, जहां अपराधियों ने किसान की हत्या कर दी। दरवाजे के पास अपराधियों ने किसान को गोली मार दी। बागपुर गांव में किसान की हत्या की गई है। मृतक का नाम बताया जा रहा है लाल बाबू यादव और मौके से कई खोखे बरामद किए गए हैं। समस्तीपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अपराधियों ने किसान की हत्या कर दी है। दरवाजे के पास ही किसान को गोली मारी गई है। बागपुर गांव में किसान की हत्या से सनसनी है और मृतक का नाम बताया जा रहा है लाल बाबू यादव और मौके से कई खोखे बरामद किए गए। हरियाणा के गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव का आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने हाल जाना। लालू प्रसाद और उनके बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मेदांता अस्पताल जाकर अखिलेश यादव से मुलाकात कर मुलायम सिंह यादव का हाल जाना और साथ ही उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। मुलाकात के बाद लालू प्रसाद ने कहा कि मुलायम सिंह यादव की तबीयत में अब सुधार हो रहा है। सुधार हो रहा है नेताजी के स्वास्थ्य में जी, और हम लोग आए और पूरा ईश्वर से प्रार्थना की गई जल्दी निरोग हो जाए। हालांकि दहन के पहले उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति हो गई जब तेज हवा की वजह से गांधी मैदान में रावण का पुतला ही गिर गया। आनन फानन में पुतले को क्रेन से उठाया गया और फिर रावण दहन कार्यक्रम हो सका। रावण दहन की तैयारी पूरी हो चुकी थी। नीतीश कुमार और सरकार के कई मंत्री मंच पर पहुंच चुके थे। रावण और मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला सीना ताने खड़ा था। देख लीजिए, गांधी मैदान में खड़े इन तीन महाबलियों को 70 फीट का रावण, 65 फीट का कुंभकर्ण और 60 फीट का मेघनाद। राम अपने भाइयों के साथ रथ पर सवार होकर निकल चुके थे, तभी रावण धड़ाम से नीचे गिरा। देखिए कैसे बस 2 सेकंड में रावण धड़ाम से धरती पर गिर गया। रावण का पुतला गिरते ही गांधी मैदान में अजीबोगरीब हालात पैदा हो गए। आयोजकों के चेहरे लटक गए। अब सबसे बड़ी चुनौती थी कि 70 फीट का रावण खड़ा कैसे होगा। गिरने के क्रम में कहीं रावण के पुतले टूट तो नहीं गए? अगर टूट गया तो रावण का पुतला कैसा दिखेगा? मंच पर मुख्यमंत्री समेत तमाम अतिथि टकटकी लगाकर देख रहे थे। रावण को उठाने के लिए क्रेन लाया गया। मैदान में मौजूद हर चेहरे पर एक ही सवाल, क्या रावण उठ पाएगा? अगर नहीं उठेगा तो क्या होगा? फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे पुतला को दहन करेंगे? क्रेन और करीब आ चुका था। अब रावण को उठाने की तैयारी शुरू हुई। देखते ही देखते रावण एक बार फिर खड़ा हो गया। सांसद में लटके हुए चेहरों पर रौनक वापस लौट आई। अब हर जगह निश्चिंतता का भाव था कि नीतीश कुमार अहंकार के प्रतीक रावण का संहार कर ही देंगे। देखते ही देखते रावण का पुतला धू धू कर जल गया। जब ये पुतला जल रहा था उस वक्त जरूर आयोजकों के दिमाग में ये बात चल रही होगी कि आखिर रावण का पुतला गिरा क्यों, क्योंकि ऐसा ही 2019 में भी हुआ था जब रावण गांधी मैदान में धराशायी हो गया था। तो राजधानी पटना के साथ बिहार के सभी शहरों में अहंकार का प्रतीक रावण के पुतले का दहन हुआ। हम आपको रावण दहन की 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। भागलपुर में रावण का दहन हुआ, वहीं दरभंगा के सुंदरपुर मोहल्ले में भी रावण दहन का आयोजन किया गया था। करीब 60 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। औरंगाबाद की तस्वीर, जहां गांधी मैदान में बुराई और अहंकार का प्रतीक रावण धू धू कर चला। खगड़िया से तस्वीर आई, परबत्ता प्रखंड के उल्हरिया गांव में रावण का पुतला जलाया गया। मोतिहारी के मंगराही में भी असत्य पर सत्य की विजय का महापर्व दशहरा धूमधाम से मना और यहां भी रावण 75 फीट के रावण का दहन हुआ। पूर्णिया में भव्य आतिशबाजी हुई, रावण के पुतले का दहन किया गया। सासाराम में शहर से 6 किलोमीटर दूर ताराचंडी के पास रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पहले राम की सेना निकली, फिर लंका दहन हुआ और इसके बाद रावण का पुतला जलाया गया। शहर में अब तक रेलवे मैदान में रावण दहन होता था, लेकिन इस बार ताराचंडी में कार्यक्रम हुआ।
गया के गांधी मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए गए। 50 फीट ऊंचा रावण का पुतला कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो गया। इस बार रावण दहन को देखने के लिए करीब 50,000 लोग पहुंचे थे। और अररिया से तस्वीर जो आई, अनोखे तरीके से मां दुर्गा की विदाई की परंपरा वहां है। श्रद्धालु मां दुर्गा की प्रतिमा को कंधे पर उठाते हैं और नंगे पांव प्रतिमा लेकर दौड़ते हैं। चांदनी चौक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां शहर की सभी प्रतिमाएं लाई जाती हैं और फिर भक्त प्रतिमा को कंधे पर लेकर दौड़ लगाते हैं। फिर शहर का भ्रमण कर परमान नदी में विसर्जन किया जाता है। मुंगेर में बड़ी दुर्गा मां की प्रतिमा के विसर्जन का एक अलग तरीका है। यहां 40 किलो चांदी के बने ठीकरे पर 32 लोग इसे उठाते हैं। प्रतिमा के आगे अखाड़ा पार्टी के कलाकार चलते हैं, जो ढोल और नगाड़े की थाप पर कलाबाजी दिखाते हैं। इसके बाद प्रतिमा गंगा घाट लाई जाती है, जहां मां की प्रतिमा को विसर्जित कर उन्हें विदाई दी जाती है। विजयादशमी के दिन मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन भी हो रहा है। पटना में गंगा के किनारे कई कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं, जिनमें मां की प्रतिमा का विसर्जन हो रहा है। पटना के दीघा घाट पर प्रतिमा विसर्जन का जायजा लिया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पटना से, जहां पर विसर्जन का कार्यक्रम हो रहा है और कई ऐसे कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। दशहरा के मौके पर तमिलनाडु के मदुरई में वीणा वादन किया गया। अलग अलग उम्र के 108 पुरुष और महिलाओं ने एक साथ वीणा बजाई। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट से टिकट के दाम वैट की वजह से नहीं बढ़ा है, बल्कि फ्लाइट की संख्या कम होने की वजह से टिकटों की कीमत ज्यादा हुई है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना के तहत किसी एक एविएशन कंपनी को उड़ान की परमिशन दी जाती है और ऐसे में विकल्प नहीं मिल पाता। सिविल एविएशन मिनिस्टर से मिलकर उन्होंने इस बात को रखा और टिकटों की कीमत की ऊपरी सीमा तय करने की मांग रखी है। स्कीम में आपको पता है कि जहाज 3 के बदले 4 होना चाहिए, 4 के बदले 5 होना चाहिए, 3 के बदले 1 हो गया। तो हमने माननीय मंत्री सिंधिया जी से ही आग्रह किया कि भाई या तो उसको बोलिए और नहीं तो पॉलिसी बदलिए। भारत सरकार को बिना पॉलिसी बदले ये नहीं हो सकता है। या तो पॉलिसी बदलिए कि जो उनको टाइम मिला हुआ है उड़ाने का, वो टाइम दूसरे हवाई जहाज़ को दीजिए, क्योंकि उड़ाने के लिए अन्य हवाई जहाज़ वाले भी तैयार हैं, क्योंकि उनको पैसेंजर मिलेगा। डिमांड सप्लाई की बात है। तो यहाँ जितना ज़रूरत है, जितना जहाज़ था उसमें बढ़ना चाहिए था, उसमें से 2/3 कम हो गया, 1/3 जहाज बचा है। विजयादशमी के मौके पर मोतिहारी में प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी चैरिटेबल हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर का उद्घाटन किया गया। ये हॉस्पिटल बैरिया देवी स्थान के पास चंद्रैया गांव के पास डॉक्टर प्रभात प्रकाश ने बनवाया है, जहां इलाज की सभी सुविधाएं हैं। हॉस्पिटल के उद्घाटन के मौके पर पूर्व विधि मंत्री प्रमोद कुमार मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि अस्पताल में गरीबों का इलाज होगा और यहां आयुष्मान भारत स्कीम के तहत इलाज होगा। ये एक बहुत ही सुंदर जो पीएमसीएच की स्थापना की गई है, जिसमें गरीबों को, असहायों का और चैरिटेबल है। ये जो समाज के जो भी सोसाइटी के जो पिछड़े दलित शोषित लोग हैं उनका भी सेवा किया जाएगा और जो संपन्न लोग हैं उनका भी सेवा किया जाएगा और जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड है उसका भी सेवा किया जाएगा। इन सभी से सुसज्जित आज इस काम को हमारे डॉक्टर प्रभात जी ने किया है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।